इस क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को पढ़ने वाले हैं कि मंत्रिपरिषद क्या होती है, कैसे होती है। एम लक्ष्मीकांत का सार पढ़ रहे हैं हम लोग। तो लक्ष्मीकांत का सार या ऑब्जेक्टिव सीरीज बोल सकते हैं इसको। तो देखते हैं हम लोग। पहला जो लाइन है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से अगर एक मंत्री बोले तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहता है। तो अगर आपको पूछे कोई सवाल, आजकल का जो लेवल है चेंज करके कोई मंत्री का नाम दे दिया और पूछे कि वो किसके प्रति उत्तरदायी है, कोई एक आदमी का नाम दिया हुआ है, तो व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री उत्तरदायी होता है वो किसके प्रति होता है, राष्ट्रपति के प्रति होता है। लेकिन अगर मंत्री सामूहिक रूप से, संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बात करें, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद की बात करें, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहां दोनों कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी आपकी कि वे मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, जबकि मंत्री जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखिए, उसी तरह अगर केंद्र से कंपेयर कर ले राज्य का, तो राज्य का मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, और जब राज्य का मंत्री सामूहिक रूप से बात करे तो सामूहिक रूप से राज्य का विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी तरह घुमा करके पूछे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला है, प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता का क्या कहा जाता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति होती है। अब देखो, प्रधानमंत्री बनता कौन है, तो प्रधानमंत्री बनता नहीं है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होती, इसकी नियुक्ति होती है। इसकी नियुक्ति कौन करती है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और बनाता किसको है, तो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त पार्टी है, उस पार्टी का जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री नामित किया जाता है, उस लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा कि ये मेरा नेता है, इन्हें प्रधानमंत्री बनाइए। और इसकी नियुक्ति कौन कर देती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति कर देता है। तो यहाँ बातें क्लियर हो चुकी होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग 5 बातें सीखे। पहली बात है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से, केंद्रीय मंत्री की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा का। उसी तरह अगर राज्य की बात करें तो मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन अगर बात करें सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से राज्य का मंत्री जो है विधान परिषद, ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि विधान परिषद। अब देखिए, प्रधानमंत्री कौन होता है, तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त, राज्यसभा में किसकी बहुमत है इसका मायने नहीं रखता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और कौन नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब यहां बात करें कि प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री का कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा की जो एमपी होता है उसके रूप में वो शपथ ग्रहण लेता है। ठीक है, अब आगे करते हैं। प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र दिया तो, अथवा अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। देखिए, बिहार में ये चीजें बड़ी चलती है। नीतीश कुमार क्या करता है, खट से त्याग पत्र दे देता है और पूरी मंत्रिपरिषद बदल गया। फिर बच्चे रटे कौन कौन मंत्री कौन बना। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जैसे ही वो क्या करता है, त्याग पत्र देता है, तो प्रधानमंत्री त्याग पत्र दिया तो पूरा लोकसभा का मंत्रिपरिषद जो बना हुआ है सब खत्म, कोई अब किसी भी मंत्री के पद पर नहीं है। और उसी तरह मुख्यमंत्री अगर त्याग पत्र दिया तो उप मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, वो सब खत्म हो जाता है, अपने आप उसकी मंत्री पद की सदस्यता चली जाती है। ठीक है, तो उसी तरह अगर मृत्यु हो तो वही बात होती है। तो प्रधानमंत्री की लोकसभा में क्या जो है मृत्यु हो जाए, या क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 शब्द है, एक देखिए मंत्रिमंडल, एक है मंत्रिपरिषद। देखिए, मंत्रिमंडल शब्द का बात करें तो मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन अगर पूछे कि मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में। अनुच्छेद 74 और 75 में क्या बात की गई है, मंत्रिपरिषद की। अब देखिए, बड़ा कौन होता है, तो देखिए मंत्रिपरिषद एक बड़ा गोला है, उसके अंदर एक छोटा सा गोला मंत्रिमंडल होता है। तो समझ में आ गया ना, मंत्रिपरिषद एक विस्तृत रूप है जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। कौन कौन आते हैं मंत्रिपरिषद में, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। एक चौथा प्रकार भी है, ये चौथा प्रकार नहीं, चौथा स्तर के मंत्री हैं। ये क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये राज्य मंत्री ही होता है लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार होता है। तो लेकिन अगर पूछे मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। लेकिन कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो 4 स्तर हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और क्या बोल रहे हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इस प्रकार से 4 स्तर के मंत्री, लेकिन प्रकार कितने हैं, 3 ही प्रकार के। उसी तरह अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें केवल
केवल कैबिनेट मंत्री होता है। तो क्लियर हो चुका होगा कैसे मंत्रिपरिषद बड़ा है। मंत्रिमंडल का कोई संविधान में उल्लेख ही नहीं है और मंत्रिपरिषद का 2 अनुच्छेद 74 75 में, और मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री आया गया है। अब देखिए मूल संविधान में कि मंत्रिमंडल शब्द नहीं था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक बार अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया है कि मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति क्या करती है, ये राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्र देश में क्या कर सकता है, आपातकाल का घोषणा कर सकता है। ये मूल संविधान में नहीं था, 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया वो अनुच्छेद 352 में। तो ये दोनों क्लियर हो गया होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगर बात करें तो यहाँ कुछ जीके हैं, जैसे कि 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता दल की सरकार बनी थी और उस समय मोरारजी देसाई बने थे प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बना। और प्लस के कांग्रेस के समर्थन नहीं होने की स्थिति में देखो है क्या कि एक क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा का सामना नहीं किया, उसी का ये एक्सप्लेनेशन है। हुआ क्या कि 1974 के लोकसभा चुनाव में जनता दल की सरकार बनी और मोरारजी देसाई बने प्रधानमंत्री, लेकिन जिस बहुत सारे दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाए थे, गठबंधन ने अपनी समर्थन वापस ले ली और उस गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह को कहा गया था कांग्रेस के द्वारा कि आप गठबंधन वापस लीजिए समर्थन और हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में चौधरी चरण सिंह ने जैसे गठबंधन वापस ली, मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। चौधरी चरण सिंह जो कि उस समय उप प्रधानमंत्री थे वो बने प्रधानमंत्री, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन ही नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, लोकसभा में उसका जो है बहुमत साबित नहीं होता, इससे पहले कि लोकसभा का बैठक हो चौधरी चरण सिंह ने त्यागपत्र दे दिया। इसीलिए कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा का सामना एक भी बार नहीं किया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। यहाँ बहुत गौर से समझने वाली बात है। यहाँ पर देखिए मंत्री की नियुक्ति, चाहे कोई भी मंत्री हो, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी अनुशंसा पर, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। तो नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। बर्खास्त कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। लेकिन अगर मंत्रियों का कार्य का बंटवारा कौन करता है, तो अगर पूछे मंत्रियों में कार्य का आवंटन कौन करता है, तो कार्य का आवंटन करता है या कार्य का फेरबदल प्रधानमंत्री करता है, लेकिन कार्य आवंटन का जो नियम निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति। तो यहां पर देखिए बहुत ही सूक्ष्म चीज है, मंत्रीगण को विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है, लेकिन विभागों के आवंटन का नियम तय कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ढेर सारी चीजें पूछे, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। मंत्री को बर्खास्त कौन करेगा, राष्ट्रपति बर्खास्त करेगा। कार्य आवंटन का नियम कौन निर्धारित करेगा, तो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, लेकिन कार्य आवंटन करेगा कौन, तो यह प्रधानमंत्री करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये क्लियर हो गया आपका। अगला है प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता का शपथ लेते हैं, जिसको राष्ट्रपति दिलाता है। हम बोले ना प्रधानमंत्री का कोई शपथ नहीं होता है, ये मंत्री के पद के रूप में पद और गोपनीयता का शपथ लेता है और राष्ट्रपति दिलाता है। अब उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संसदीय सचिव, ये सब पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक गठबंधन के वजह से उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जैसे अभी बताया चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई सरकार में, क्योंकि गठबंधन हुआ था, तो इसीलिए उप प्रधानमंत्री बना दिया गया था। उसी तरह उप मुख्यमंत्री शब्द का भी कोई राष्ट्र जो है क्या बोल सकते हैं कि संविधान में उल्लेख नहीं है, ना ही उप प्रधानमंत्री, ना ही उप मुख्यमंत्री, ना ही संसदीय सचिव जैसे कोई पद होते हैं। ये राजनीतिक पद है, कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। तो पूछे निम्न में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है, तो उप प्रधानमंत्री भी नहीं है, उप मुख्यमंत्री भी नहीं है, संसदीय सचिव का पद भी संवैधानिक पद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इस पद का गठन राजनीतिक कारणों से किया जाता है, अभी बता ही दिए आपको। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ों का प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। आप लोग 10th क्लास में खूब रटे होंगे कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, योजना आयोग का जो है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो सिर्फ योजना आयोग और नीति आयोग ही नहीं, कुछ और भी है। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद, इसका भी अध्यक्ष कौन होता है, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, 3 चीजें अभी तो याद नहीं रखना, वैसे बताया योजना आयोग भी। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, योजना आयोग, इन सब का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जो प्रधानमंत्री होगा वही इन सब परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला सरकारीय आयोग के सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ। अभी 5 अंतर्राष्ट्रीय परिषद है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब क्षेत्रीय
परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है, देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन क्षेत्रीय परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है। जैसे अभी गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष भी कौन है? अमित शाह जी ही है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री जिसने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री पद नहीं संभाला। जैसे अभी देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। उसी तरह अनेक जो प्रधानमंत्री हुए हैं, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, एच.डी. देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, सब के सब। लेकिन एक थे जो चंद्रशेखर सर, चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री बने, ये प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य का, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री ये नहीं बने थे। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित, देखिए हुआ क्या था कि उस समय अटल जी का सरकार था, देखते 100 से अधिक मंत्रियां बन गई। ये मंत्री, वो मंत्री, गन्ना मंत्री, गन्ने का रस मंत्री, चीनी मंत्री, मतलब समझ जाइए कहना क्या चाहते हैं कि राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए ढेर सारे मंत्री बना दिए गए। तो अटल जी को लगा कि नहीं, ये गलत है, सरकारी पैसे सरकारी खजाना को लूटा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में 91वां संविधान संशोधन 2003 में क्या किया गया कि एक संविधान में संशोधन की गई कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% ही होगी। लोकसभा के सदस्य का उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यही चीज़ राज्यसभा में भी कही गई, और विधानसभा में भी क्या हुआ कि 15% ही हो सकती है। लेकिन दिल्ली में एक अपवाद है, यानी टोटल दिल्ली लोकसभा के सीट का 10% ही मंत्रियों की संख्या हो सकती है। इसका मतलब क्या है? अगर 100 लोकसभा के सीट हैं तो 10 ही मंत्री हो सकता है। अगर विधानसभा के बारे में यहाँ देखिए कि अगर जैसे बिहार में कितना है आपका, 243 सीट है, इसके 15% निकालिए, जितना होगा उतने ही मंत्री हो सकता है, उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते का निर्धारण स्वयं संसद ही करती है। अब अगले आते हैं मंत्रियों के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद। मंत्रियों के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 88 है। देखो, अगर कोई लोकसभा का सदस्य और मंत्री पद पे है तो वो राज्यसभा में भी बैठ सकता है, ये उसका अधिकार है। उसी तरह अगर राज्यसभा का सदस्य है, अगर वो मंत्री है तो वो लोकसभा में भी बैठ सकता है, तो यह मंत्रियों के अधिकार से संबंधित है। अब आते हैं हम लोग, एक ट्रिक है सरला, सौ र ल आ का सरला, सौ से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। ये सरला क्या है कि संसद अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख 79, 80, 81 मतलब 79, 80, 81, 81 में लोकसभा, 80 में राज्यसभा। तो यही चीज़ यहाँ लिखे हैं, 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, और संसदीय सचिवालय का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 98 में। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित। जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करते चलिए हौसला बढ़ाने के लिए।